वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए टेस्ट नंबर 427 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, इम्पोर्टेंट है। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आज हो गई है 5 जुलाई 2020। भूकंपीय तीव्रता के मापन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए रिएक्टर पैमाना जो है ना, वो भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा के मापन से संबंधित है। और मरकली पैमाना भूकंप के कारण होने वाले नुकसान का मापन करता है। और जो मरकली पैमाना है उसकी परास होती है 1 से 12 तक। और रिएक्टर पैमाने की कितनी होती है? 0 से 10। तो करेक्ट है बिल्कुल, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर। यह डी है इसका आंसर, 1 2 3। तो रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल को परिमाण पैमाने के रूप में भी जाना जाता है और यह भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा के मापन से संबंधित है। इसे 0 से 10 पूर्ण संख्या में व्यक्त करते हैं। हालांकि 2 से कम तथा 10 से अधिक रिएक्टर तीव्रता के भूकंप का मापन जो है सामान्य संभव है ही नहीं। और मरकली अगर पैमाने की बात करें तो मरकली पैमाने को तीव्रता मापने मतलब इंटेंसिटी स्केल के रूप में जाना जाता है और यह भूकंप के कारण दिखाई देने वाले नुकसान का मापन करता है। इस पैमाने की परास कितनी होती है? 1 से 12 के बीच में। तो 0 से 10 रिएक्टर स्केल की हो गई, रिएक्टर स्केल की, और मरकली की कितनी होगी? 1 से 12, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। असम राज्य लगभग प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ का शिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन से कारक असम में बाढ़ के लिए उत्तरदायी हैं? उच्च भूकंप जोन की अवस्थिति, असम घाटी का यू आकार, नदीय तलों में अवसादों का जमाव और तटीय कटाव। देखिए उच्च भूकंप जोन में अवस्थिति तो है इसकी, असम घाटी का यू आकार होना ये भी सही है, तटीय कटाव भी होता है, और क्योंकि ब्रह्मपुत्र बहती है, तली में अवसादों का जमाव भी होता है। तो सारे के सारे डी है इसका आंसर, 1 2 3 4। तो देखिए असम राज्य जो है लगभग प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ से प्रभावित होता है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है नदी तली में अवसादों का जमाव। दूसरा है भूकंप जोन में अवस्थिति, असम घाटी का यू आकार और नदी का उच्च वेग होना, तटीय कटाव होता रहता है और नदी उच्च अपार क्षेत्रों में बांधों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा पद हागिया सोफिया क्या है? हागिया सोफिया यूरोपियन यूनियन द्वारा विकसित कोई नया एक एल्गोरिदम है या फिर इस्तांबुल स्थित कोई संग्रहालय है क्या? जिलेंडिया में स्थित एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण सामान्य से कम है, या फिर चीन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोई रोबोट है जो कोरोना पेशेंट की देखभाल कर रहा है? क्या है? देखिए कोई एआई आधारित ये चीन का रोबोट नहीं है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। यूरोपियन यूनियन द्वारा विकसित कोई एल्गोरिदम नहीं है और ना ही जिलेंडिया में स्थित एक द्वीप है जहां पर ग्रेविटेशन फोर्स नॉर्मल से कम है। यह है क्या? इस्तांबुल में स्थित एक संग्रहालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक संग्रहालय है हागिया सोफिया। तो हागिया सोफिया देखिए तुर्की का एक प्रतिष्ठित संग्रहालय है। लगभग 1500 साल पुराना यह ढांचा जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। इस इमारत का निर्माण सबसे पहले एक गिरजाघर के रूप में किया गया था, हालांकि कुछ समय बाद इसे मस्जिद में बदल दिया गया। जब आधुनिक तुर्की का जन्म हुआ तो वहाँ के धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने इस इमारत को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया और तुर्की के इस्लामी और राष्ट्रवादी समूह लंबे समय से हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद के रूप में बदलने की मांग कर रहे हैं और न्यायालय ने इस पर जो है अपना निर्णय ले लिया है। वो आने वाले 10 दिन 15 दिन या हफ्ते भर में जो है निर्णय दे देगा कि करना क्या है इसको, हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलना है या फिर ये संग्रहालय बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना की। विश्व में भारतीय दर्शन विशेषकर वेदांत और योग को प्रसारित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखिए साथ ही ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद को अध्यात्म से जोड़ने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्होंने सितंबर 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में
वैश्विक ख्याति अर्जित की। उपरोक्त विवरण निम्नलिखित में से किस महापुरुष से संदर्भ या संबंध रखता है? इसको आप आसानी से पहचान सकते हो। 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति प्राप्त की, और यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। रामकृष्ण मिशन नामक मठ की स्थापना की। इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी। क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो पुण्यतिथि थी इनकी अभी हाल ही में। इस अवसर पर गृह मंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को वर्तमान समय में काफ़ी प्रासंगिक बताया। और विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय किसानों के लिए ई किसान धन एक एप्लीकेशन है वो लॉन्च की है? इनमें से किसी एक बैंक ने की है, जिसके माध्यम से किसान क्या कर सकेंगे? बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का एक साथ लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह जो एप्लीकेशन है किसानों को कृषि प्रथाओं, मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेगा या करेगी। अब ई किसान धन किसने लॉन्च की है? आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एचडीएफसी ने? देखिए, ये की है एचडीएफसी बैंक ने। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने भारतीय किसानों के लिए ई किसान धन एक एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए किसान अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह जो एप्लीकेशन है वो किसानों को कृषि प्रथाओं से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी मुहैया कराएगी। और यह ऐप मंडी की कीमतों और कृषि से संबंधित नवीनतम खबरों, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी और किसान टीवी जैसी सभी मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करेगा या करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहे नागरहोल नेशनल पार्क के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। इसे पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। यह राष्ट्रीय उद्यान उन विशिष्ट स्थानों में शामिल है जहां एशियाई हाथी पाए जाते हैं। क्या इसमें? बिल्कुल पाए जाते हैं। दूसरा भी करेक्ट है। इसको पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। पहला भी करेक्ट है। नागरहोल कर्नाटक में है, और बांदीपुर भी कर्नाटक में है, बनेरघट्टा भी कर्नाटक में है। सब याद रखना ये नाम। तो सारे के सारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, वन विभाग जल्द ही नागरहोल नेशनल पार्क से जुड़ी सड़कों और कोडागू जिले के आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक निगरानी तंत्र, ट्रैफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है स्थापित करेगा, ताकि मोटर चालकों द्वारा वन कानूनों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और इन क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क भारत के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। यह राष्ट्रीय उद्यान उन विशिष्ट स्थानों में शामिल है जहां एशियाई हाथी पाए जाते हैं। तो देखिए, ट्रैफिक मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये रोड पार करके जाते हो ना, ये नागरहोल से निकलते हुए, बनेरघट्टा से निकलते हुए, तो बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं। अब स्पीड कार जो है रफ्तार में होती है, तो बहुत सारे जो है दुर्घटनाग्रस्त हो भी जाते हैं और हो रहे हैं। इसी के चलते मॉनिटरिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अधिकतर पब्लिक होती है ऊटी जाने वाली, यहाँ से इसके बीच से ऊटी जाने वाली होती है अधिकतर पब्लिक। कितने हो गए? 6 हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक गतिविधियों को मापने का क्या है? एक इंडिकेटर है, और इसके माध्यम से किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। यह इंडेक्स सेवा क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की गतिविधियों पर आधारित होता है। क्या? परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स। बिल्कुल, देखिए करेक्ट है। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त 1 2 3। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, सी है इसका उत्तर। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, मैनेजमेंट बोल दिया क्या, चलिए मैनेजर्स है वो। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक गतिविधियों को मापने का क्या है, एक इंडिकेटर है जिसके माध्यम से किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। और ये जो इंडेक्स है सेवा क्षेत्र और निजी क्षेत्र की गतिविधियों पर आधारित होता है। इस इंडेक्स में शामिल सभी देशों की आर्थिक गतिविधियों की तुलना एक जैसे नियम से की जाती है। इसका उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सही जानकारी एवं आंकड़े उपलब्ध कराना है, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय एक वैश्विक थिंक टैंक और स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की अकादमिक और अनुसंधान शाखा है। देखिए, आपने सुना है क्या कभी कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय नाम से कोई संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है? ऐसा तो नहीं है, गलत है, क्योंकि जापान में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जापान में इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का। पहला वाला करेक्ट है, ये एक वैश्विक थिंक टैंक और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण संगठन है। तीसरा भी करेक्ट है, संयुक्त राष्ट्र की अकादमिक और अनुसंधान शाखा है। तो अच्छा, गलत ढूंढना है ना हमको, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 गलत है यहाँ पर, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ढूंढना क्या है, गलत सी है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी यूएनयू एक वैश्विक थिंक टैंक और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण संगठन है। इसका मुख्यालय जापान में स्थित है, न कि नई दिल्ली में। यह संयुक्त राष्ट्र की अकादमिक और अनुसंधान शाखा है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का उद्देश्य सहयोगात्मक अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से मानव विकास तथा कल्याण से संबंधित वैश्विक समस्याओं को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में ई कचरा और उसका पुनर्नवीकरण के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन टन ई कचरे को उत्पन्न करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, ई कचरे की बात हो रही है। वैश्विक स्तर पर ई कचरा उत्पन्न करने में चीन प्रथम स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर ई कचरा उत्पन्न करने में भारत चौथे स्थान पर है। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। वैश्विक ई कचरा उत्पन्न करने में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, यूएसए का प्रथम स्थान है, चीन का दूसरा स्थान है और भारत का चौथा स्थान नहीं है, भारत का 5वां स्थान है। वर्तमान स्थिति क्या कहती है? भारत का 5वां स्थान है। अब सही कौन सा? 2 को एलिमिनेट करो, 3 को एलिमिनेट करो, केवल एक सही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर A1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी केवल एक। तो देखिए, कथन 1 सत्य है, 2 और 3 असत्य हैं, क्योंकि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन टन ई कचरे को उत्पन्न करता है। वैश्विक स्तर पर ई कचरा उत्पन्न करने में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर, जर्मनी चौथे स्थान पर और भारत जो है वो 5वें स्थान पर है। ई कचरे में मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम जैसे कई विषैले तत्व शामिल होते हैं, जिनके निस्तारण के असुरक्षित तौर तरीकों से मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, लैंडफिल में जो ई वेस्ट मिट्टी और भूजल को दूषित कर देता है। लैंडफिल में जो ई वेस्ट होता है वो मिट्टी और भूजल को दूषित कर देता है, जिससे क्या होता है, खाद्य आपूर्ति प्रणालियों और जल स्रोतों में प्रदूषण का जोखिम बढ़ जाता है। भारत में ई कचरे का पुनर्नवीकरण करने वाली कुल 312 अधिकृत कंपनियां हैं, जो कि प्रतिवर्ष 800 किलो टन ई कचरे का पुनर्नवीकरण करती हैं। कितना? 800 किलो प्रति टन, 800 किलो टन प्रतिवर्ष, पर ईयर। देश का लगभग 90% ई कचरे का पुनर्नवीकरण अनौपचारिक क्षेत्र में किया जाता है। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भूकंप
आने के संभावित कारण हैं? प्लेटों का खिसकना, ऊर्जा का मुक्त होना और हिमालय से निकटता। देखिए प्लेटों का खिसकना ये तो है, ऊर्जा का मुक्त होना तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ये भी है। हिमालय से निकटता भी है, तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने के संभावित कारण निम्नलिखित हैं। पहला, ऊर्जा का मुक्त होना, रिलीज ऑफ एनर्जी। कमजोर क्षेत्र के माध्यम से तनाव का ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाना, जो भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने तथा यूरेशियन प्लेट के साथ इसकी टक्कर के परिणाम स्वरूप होता है। और प्लेटों का खिसकना मतलब मूवमेंट ऑफ प्लेट्स में। हिमालय क्षेत्र में भूकंप मुख्यतः जो है देखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के बीच ही आते हैं। इन भूकंपों के कारण द्विध्रुवीय सतह पर प्लेटों का आपस में खिसकना है। और तीसरा तो है ही हिमालय से निकटता, इसके कारण भी आते हैं। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, 1 से 2 बार या 3 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। एक लाइक करना, अगर ये टेस्ट पसंद आता है तो हर दिन जुड़े रहें। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन एक बार नज़र ज़रूर मारना उन पर, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठते हुए उन 100 प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न कब टकरा जाए, कुछ थोड़ा बहुत कहीं अटक्का दिमाग में फंसा होगा आपके, देखा होगा, तो कम से कम एलिमिनेट तो कर सकते हो। आधा ही कर पाओ, क्या पता 50% कर पाओ, बाकी का तुक्का लग जाए, सही हो जाए, तो 2 अंक तो मिल जाएंगे ना। चलिए धन्यवाद।